बताइए, स्टार्ट करूँ मैं आज के लिए। पक्का करंट वाला सेगमेंट। नोट्स अगर कोई बना रहा है तो अपने पास नोट्स बनाते रहना, और बाद में ये रिकॉर्डेड क्लास के रूप में, ठीक है, बाद में जो है रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ये आप लोग जो है देख पाओगे, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले काम करते हैं कि आज के जो मेन हमारे कंटेंट है, जो सेगमेंट है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और कंटेंट में अगर बात करें, आगे से आ जाओ आप लोग, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, उलझना मत बस तार में। डन, थोड़ा और उधर चले जाओ आप, बस डन। चलो आ जाओ, ठीक है। अब वापस आइए, और सबसे पहले देखो आज यानी कि जो 30 मार्च है, इसका जो मेन कंटेंट है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। और साथ में चलो पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप बताओ कि हर साल 30 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि देखो मैंने कहा था कि उत्तराखंड स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स बनते हैं, सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स बनते हैं, उसमें ये जरूर पूछता कि कौन सा दिवस कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एनीवन? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, यानी कि जो है शून्य अवशिष्ट के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 30 मार्च को। तो हमेशा क्या करो, आप लोग जब मॉर्निंग टाइम में उठते हो ना, तो जब गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो अपने चहीतों को, तो उसके साथ में एक बार इंटरनेट पे सर्च करो, और जिस दिन की बात करें उस पर सर्च करो कि टुडे इज सेलिब्रेटेड एज, या 30 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज। तो वो आपको सबसे पहले सुबह सुबह आपको सूचना दे देगा कि 30 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष जो है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो वेस्ट के रूप में जो है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो पहली बार जो है वर्ष 2022 में जो है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा प्रपोज किया गया था। और आप जानते हैं, आप लोगों ने कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा है? राइट, मैंने शायद कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एसडीजी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2015 में शुरुआत हुई थी पेरिस कन्वेंशन के दौरान। याद करिए, COP 21 की बैठक थी, और COP 21 में पेरिस समझौते के दौरान जो है वहां पर कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सर्च करोगे तो उसमें एक जो है आपके पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आएगा, जिसमें बात की गई है सैनिटेशन की, यानी कि स्वच्छता की बात की गई है। क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो सैनिटेशन या स्वच्छता को जो है प्रमोट किया जा सकेगा। तो इनडायरेक्टली देखें तो जो ये 30 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए बात की गई थी, तो उसके पीछे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने का टारगेट था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक, 2030 तक जो है हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव होने चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आज का जो मेन हमारा टॉपिक है उसमें कौन कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसरो का नाम तो सुना ही है, ठीक है। इसरो जो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो है। इसरो के द्वारा जो है उत्तराखंड राज्य में नोडल सेंटर के रूप में जो है नया एक सेंटर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वो कहां पर होगा, क्या होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी। साथ में जो है स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड, आप लोगों को पता है ना कि देश के भीतर जो फंड आते हैं, यानी कि जो हमारी संचित निधियां आती हैं, उसमें 3 प्रकार की निधि है। एक समेकित निधि जिसको संचित निधि, विच इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा आकस्मिक निधि यानी कि दी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो हम लोग अभी बात करें। अभी मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, इंडिया पे बाद में आएंगे। और तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट्स, लोक खाता या सार्वजनिक खाता जिसको कहते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में जब आप लोग पढ़ोगे तो यहां पर जो है इन सारे फंड के बारे में जानकारी होती है। लेकिन अभी हमें जो है सेंटर के फंड तो पढ़ने, लेकिन साथ साथ में स्टेट फंड देखना है, और क्यों चर्चा में है अभी उत्तराखंड राज्य में, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान में, कौन है? वेंकटरमणी, ठीक है, पक्का, ठीक है। वेंकटरमणी जी जो हैं, इन्होंने अभी जो है कल देहरादून आए थे, ठीक है। और देहरादून में आकर इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, यहाँ से मतलब ये अपनी बात रखी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे विश्व में सबसे जो है श्रेष्ठ संविधान है। और इससे होगा क्या कि हमारी ये जो न्यूज़ है वो हाईलाइट हो जाती है। इसलिए हमें जो है भारत के संविधान का, क्यों सर्वश्रेष्ठ है हमारे देश का संविधान, उसके बेसिक फीचर्स को जानना पड़ेगा। साथ में याद रखना कि अभी नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये लिखा गया है कि 2024 और 25 में जो हमारे बैंक्स हैं, इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए जो है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिनको बैड लोन भी कहते हैं, तो ये बैड लोन जो है वो क्या होने वाला है, घटने वाला है, कम होने वाला है। 2.1% के आसपास जो है ये होने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है खबर है। एनपीए क्या होता है, आज हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भाई बताओ, आप लोगों के घरों में गैस कनेक्शन पहुंच गए? नहीं पहुंचे? बंजारावाला में तो पूरा गैस कनेक्शन लग गया, हमारे घर में तो 1-1.5 साल हो गया
सिर्फ कनेक्शन जुड़े हैं, अभी उसमें सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है, राइट। तो वो जो गैस कनेक्शन की बात चल रही है न सिर्फ जो है उत्तराखंड राज्य में, पूरे भारतवर्ष में, तो वहां पर कहा गया कि जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसका एजेंडा जो है बनकर तैयार हो चुका है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो अभी जो है यूक्रेन के द्वारा भारत से जो है अपने शांति प्रस्ताव पर भारत का समर्थन मांगा गया। आप जानते हैं ना कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर जो है भारत आए हैं, और यहां पर इन्होंने एक मतलब देखो, आप जानते हैं कि ये हाईलाइटेड क्यों है पॉइंट, क्योंकि आप ये समझो कि जो रूस है और यूक्रेन है, इसके जो है वॉर पिछले 3 सालों से लगातार चली आ रही है, राइट। अब यहां पर सवाल क्या है कि यूक्रेन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, एक जो है पीस एग्रीमेंट कह लीजिए, पीस प्रपोजल कह लीजिए। तो उस पीस प्रपोजल को तैयार किया है कि विश्व भर में जो है शांति बनाए रखे, और इसमें जो है वो इंडिया का समर्थन मांग रहा है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि इंडिया, अगर हम लोग देखें इंटरनेशनली या ग्लोबली रिलेशनशिप्स में देखें, तो यूक्रेन से ज्यादा हमारे जो संबंध हैं स्थापित वो रशिया के साथ हैं। लेकिन हम लोग यहां पर जो है सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते यूक्रेन के जो है प्रस्ताव को, इसलिए ये भी जरूरी हो जाएगा कि इस प्रस्ताव पर जो है भारत की प्रतिक्रिया किस तरीके से रहने वाली है। इसके अलावा आप लोगों ने कलारीपयट्टू का नाम सुना है, बताओ व्हाट इज कलारीपयट्टू? थिंक। कलारीपयट्टू इज अ मार्शल आर्ट, राइट। ये जो है एक हमारे पास में क्या है, मार्शल आर्ट है। और ये मार्शल आर्ट कहां से ओरिजिनेट हुई थी? केरला से, दक्षिण से हुई थी शुरुआत, और केरल से इसका शुरुआत हुआ था। अब है क्या कि जो कलारीपयट्टू है, ये उत्तराखंड में जो है इनके खेल का आयोजन होने वाला है। अप्रैल मंथ में फर्स्ट वीक में जो इसका जो है यहाँ पर खेल का आयोजन हो जाएगा, और इसलिए जो चर्चा में है वो है कलारीपयट्टू की। कलारीपयट्टू क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा कलारीपयट्टू के बारे में जानेंगे। और साथ में जो देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस वे है, इसके जो है पहले चरण का जो है आरंभ मई से हो जाएगा, ये भी रिपोर्ट आई है। तो आज के ये जो है आप लोग न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे ना, तो आज के जो है न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, अमर उजाला में, इन सारे न्यूज़ेस को जो है आप लोग रिपीटेड बार बार देखने वाले हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा समय लेना है। और मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर आप लोगों को एग्जाम्स क्वालिफाई करने, किसी भी सेंटर के करो, स्टेट के करो, जो भी एग्जाम्स आपके टारगेटेड हैं, उसके लिए न्यूज़पेपर का पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ यही है। बाद में खोजते हो आप लोग के सर करंट अफेयर की मैगजीन्स बता दो, कोई साइट बता दो, कहाँ से ढूंढे, जरूरत क्या है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो थोड़ा सा, और उसमें जो है एक बार न्यूज़पेपर रीड करो। आपको टाइम नहीं लगता है, आप बाकी काम में व्यस्त हैं, पढ़ाने के अलावा, पढ़ने के अलावा, तो कोई बात नहीं। उसके लिए मैं पिछले टाइम से प्रयास कर रहा हूँ कि चलो आप एटलीस्ट वो रिवीजन वाला जो है एक देख लीजिए। पहली न्यूज़ मैंने आपसे क्या कही थी कि उत्तराखंड राज्य में जो है इसरो का एक नया नोडल सेंटर जो है खुलने वाला है। अब सवाल यह है कि ये कहाँ पर खुलेगा। जो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी कि वुमेन जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, यहां पर जो है उत्तराखंड राज्य के भीतर इसरो के द्वारा जो है नोडल सेंटर को जो है एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको जो है यूटीयू के नाम से जानते हैं, इसके कैंपस संस्थान में जो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसको जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसने अपने स्टार्टअप प्रोग्राम में वर्ष 2024 के लिए, स्टार्टअप 2024 के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का जो है नोडल केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। साथ में देखो याद ये भी रखना यहाँ पर कि जो डॉक्टर आशीष बगवाड़ी जी हैं, इनको जो है इस पूरे मिशन का क्या बनाया गया है, समन्वयक बनाया गया है। समन्वयक इस कोऑर्डिनेटर बनाया गया वहां पर, ठीक है। तो इनको जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है जिम्मेदारी दी गई है आशीष जो है बगवाड़ी जी को। इसके अलावा बात करें तो जो हमारे पास में इसरो है, इस इसरो ने अप्रैल और मई 2024 में जो है स्टार्टअप 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो है लाइव देने के लिए, ठीक है, यानी कि इसके जो है लाइव आयोजन के लिए जो है कार्य यहाँ पर शुरू करने का मतलब जो है सुझाव दिया है। इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये जो आयोजन होगा ये महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो झाझरा में है, झाझरा यानी कि प्रेमनगर के पास में ना झाझरा, तो झाझरा में जो है इसका आयोजन होने वाला है। ये इसलिए जो है चर्चा में रह जाएगी। अब सवाल यह है कि ये जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी संस्थान में इसरो का नया सेंटर बनेगा, ये जो नोडल सेंटर बनेगा, इसमें किया क्या जाएगा। देखो नाम में ही अगर हम लोग जानते हैं कि इसरो क्या है, एक स्पेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक जो है हमारे पास में अंतरिक्ष या जो है स्पेस साइंस के लिए काम करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों को लाने वाला जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई अगर इसको जो है जिम्मेदारी दी गई है तो इसका मेन मकसद क्या होगा। तो इसका मेन मकसद है जो यूथ है, स्पेशली जो उत्तराखंड के यूथ हैं, इनको जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जो है जानकारी देना। अब जब आप सब यूथ हमारे साथ बैठे हो तो आपको जो है स्पेस साइंस के बारे में, आपको जो है टेक्नोलॉजीज के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए जो है लाइव जो है यहाँ पर जो है करवाए जाएंगे प्रशिक्षण जो होगा, प्रशिक्षण दैट इज
ट्रेनिंग्स जो होंगी तो वो जो है वहाँ पर लाइव दिखाई जाएंगी और इसके भीतर जो है कई कार्यक्रम शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात की गई है, अप्लाइड साइंस है, रेडियो फिजिक्स है, ऑप्टिकल और जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इनसे संबंधित जितने भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें सब पर जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। और जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्हीं को बताया गया है कि भाई आप ही जो है इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनने वाले हैं। ये तो है करंट की न्यूज़, लेकिन पढ़ने का तरीका कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप कोई करंट की न्यूज़ हाईलाइट करो तो उसके ट्रेडिशनल पार्ट को उठाकर जरूर देखो। अब हमसे इसरो छेड़ा उसने कि भाई इसरो ने अनाउंसमेंट किया, राइट, तो हमें इसरो के बारे में क्या बेसिक जानकारियां नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कि जो हमारे पास में इसरो है ये भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, नाम में स्पेस लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि हमारी जो है स्पेस एजेंसी है, जो कि जो है देश भर में अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, इनकी योजना बनाता है और इनके कार्यान्वयन के लिए जो है स्वयं को जिम्मेदार बताता है। मतलब ये इसरो का काम है। अच्छा, सिर्फ इसरो ही है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ और भी है भारत में। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ लगातार कार्य कर रहा है भारत में। तो इसरो जो है इस तरीके से आप लोग इसरो की जानकारी रख सकते हैं। अब जो ये भारत है, इस भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की, मैंने इसरो की बात नहीं किया, सिर्फ हम लोग एक्टिविटीज की बात करें कि जो स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज थी भारत में, ये 1960s के दौर में जो है शुरू हो गई थी। और जब 1960s में ये शुरू हुई थी तो उस समय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर भी जो है उपग्रह अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी के जो है पहले चरण की वहां पर शुरुआत हुई थी। उपग्रह अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी का मतलब समझ लीजिए जो सैटेलाइट्स हैं, इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की जो है वहां पर शुरुआत हो रही थी। अब जब यहां पर शुरू हुआ था इसरो, तो आप जानते हैं कि इसरो का पहले नाम इसरो नहीं था, बल्कि इसको जानते थे किस नाम से, इंकोस्पार के नाम से। मतलब जो है इसरो का जो पहले इसरो से पहले जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज द इंकोस्पार, INCOSPAR, इंकोस्पार। और इंकोस्पार की स्थापना जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को समझने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के बारे में नाम सुना है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके सुझाव पर जो है पहली बार परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसने 1962 में जो है शुरुआत की थी। और इसे जो है तमिलनाडु के पास जो थुम्बा इलेक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जिसको जो है शॉर्ट में जो है यहां पर नाम दिया जाएगा थुम्बा इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तो इसको जो है टर्ल्स के नाम से भी जान सकते हैं आप लोग। जो टर्ल्स है, इस टर्ल्स में इसकी जो है यहां पर शुरुआत हुई थी। और साथ में याद रखना गाइज कि संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा गया जो पहला साउंडिंग रॉकेट था हमारे पास में, इसका नाम जो था वो था नाइक अपाचे। और नाइक अपाचे को पहली बार जो है 21 नवंबर 1962 को जो है टर्ल्स के रूप में, ठीक है, यहां पर जो है टर्ल्स, अच्छा हाँ ये ना टर्ल्स, तो टर्ल्स के रूप में जो है यहां से इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। और टर्ल्स की हम लोगों ने बात कर ली कि तमिलनाडु के थुम्बा में है, इसलिए टी स्टैंड फॉर द थुम्बा, दैट इज टर्ल्स। तो यहां से पहली बार अमेरिका के सहयोग से जो है अमेरिका से खरीद कर हम लोगों ने जो है इस साउंड रॉकेट को जो है भेजने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो है थुम्बा इलेक्ट्रिकल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो है इसकी शुरुआत भारत में इसी समय जो है 1963 में हुई थी 21 नवंबर को, और यहीं से जो है पहली बार ये स्पेस में उड़ा था। लेकिन अब अगर प्रॉपर ये पूछता है कि इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इसरो किस दिन बना है, तो इसरो का जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है दैट इज 15 अगस्त 1969 को। और आप जानते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेंगलुरु। ऑब्जेक्टिव पता है आपको कि जो प्राथमिक लक्ष्य है हमारे विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस जो हमारा साइंस है, स्पेस जो रिसर्च है, उस स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी जो है विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल वर्क होंगे और जितने भी यहाँ पर अनुप्रयोग होंगे उन सबको करने का जो है जिम्मेदारी वो इसरो के पास में दिया गया है। और इसरो के ही द्वारा 1975 में पहली बार जो है लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट जो है देश का पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। और किसका सैटेलाइट, मतलब कहाँ क्या है ये, मतलब पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी की नेचुरल मून क्या है, दैट इज मून यानी कि चंद्रमा। और चंद्रमा के अलावा जो पृथ्वी का एक और सैटेलाइट पहली बार भेजा गया था दैट वाज आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को 1975 में जो है पहली बार भेजा गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान रखनी होगी। न्यूज़ नंबर 1 उसमें जो बेसिक्स था उसमें ही आ गया। अब सवाल कई बार क्या पूछता है कि भारत में इसरो के जो है कहाँ पर सेंटर्स हैं, कहाँ पर और जो है केंद्र है। तो इसरो के भारत में अगर हम लोग अलग अलग केंद्रों की बात करें तो जैसे सबसे पहले विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम में जो है ये क्या है, प्रक्षेपण यानों का निर्माण करता है। प्रक्षेपण यान इज लॉन्च व्हीकल्स। तो जो लॉन्च व्हीकल्स है इनका निर्माण जो है सबसे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में जो है किया जाता है। दूसरा, इसके अलावा UR राव सैटेलाइट सेंटर है जो कि कहां पर है, दैट इज इन बेंगलुरु। और बेंगलुरु में जो है ये डिजाइन करता है सैटेलाइट्स को। तो सैटेलाइट्स को डिजाइन करने, उनके डेवलपमेंट करने के लिए एक और सेंटर है UR राव सैटेलाइट सेंटर,
सेंटर दैट इज इन बेंगलुरु। आपको कितनी बार बता चुका है इस बात को कि आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहाँ से जो उपग्रह हैं इनको एकीकरण किया जाता है, यानी कि इंटीग्रेट किया जाता है और इनको जो है लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। यह है सतीश धवन। इसी तरह प्रकार से हमारे पास में जो है तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र जो है ये वालियामाला और जो है बेंगलुरु के पास में, और यहाँ से जो क्रायोजेनिक जो चरण के जितने भी जो है विमान हैं, जितने भी रॉकेट्स हैं, उनको जो है प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद के पास में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, जहां से संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए जो है सेंसर के रूप में या सेंसर्स का निर्माण किया जाता है। और अंत में आता है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में, और यहाँ से नाम में रिमोट सेंसिंग लिखा हो तो रिमोट सेंसिंग जो है इसके उपग्रह बनाना, डेटा जो रिसेप्शन है इसके जो है प्रसंस्करण इज लाइक दी उसके जो एडिशंस हैं उनके जो है प्रसार को, उनके विस्तार को प्रमोट करना, उसके लिए जो है इसरो के द्वारा अलग अलग जो है भारत में केंद्र बनाए गए हैं। तो ये इसरो के द्वारा कौन कौन से केंद्र है गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समटाइम्स बस आपसे पूछ लेगा कि ये है कहां पर लोकेटेड, है ना, तो उस क्रम में आपको जो है एक बार ये सारी चीजें देखनी होगी। अब मेरी तरफ से जो पहली न्यूज है वो यहां पर कंप्लीट है। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो बताओ, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, राइट, ठीक है, सुनना ही नहीं है, सिर्फ 5 चीजें समझना भी है और बाद में इसको जो है नोट्स में बना देना आप लोगों ने। अब देखो, मैंने कहा था कि आकस्मिक निधि जो है वो चर्चा में है, राज्य की आकस्मिक निधि भी पढ़ना है और जो है केंद्र की आकस्मिक निधि भी पढ़ना है। पहले ये देख लें कि आज चर्चा में क्यों आया था। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो उत्तराखंड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनको जो है आकस्मिक निधि का मनचाहा उपयोग करने से जो है रोकने की आवश्यकता है। समझ लो, मतलब अभी हो क्या रहा है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो आकस्मिक निधि को जो है अपने मनचाहे ढंग से जो है अपने राजनीतिक स्वरूप के चलते जो है उनका उपयोगिता कर रहे हैं, और अब ऐसे उपयोग को जो है रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। और ये लिखा गया है साफ साफ कि जो नियम थे, जो पहले आकस्मिक निधि के जो नियम थे उसके अनुसार जो है केवल अप्रत्याशित खर्च के लिए ही जो है इस निधि का प्रयोग किया जा सकता था इन द टर्म्स ऑफ अगर इमरजेंसी है। मतलब आकस्मिक निधि ही उसका ये नाम है ना कि अगर जो है आवश्यकता पड़ती है, अगर जो है कहीं पर नीड है तो उस आधार पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस निधि से खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज का आंसर करिए, जो राज्य की आकस्मिक निधि है उसका संरक्षक कौन होगा? राज्यपाल होगा। भले वित्त विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन इसका जो संरक्षक है, यानी कि जो उसका कह लीजिए कि एक तरह से गार्डियन है, दैट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट। और अगर हम लोग सेंटर की बात करें कि सेंटर की जो कॉन्टिजेंसी फंड है उसका संरक्षक कौन होगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये याद रखना, कॉन्टिजेंसी फंड की बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ। अब होता क्या है वास्तव में कि जो ये कॉन्टिजेंसी फंड है इसके अंतर्गत जो भी अमाउंट है, यानी कि जो भी धनराशि है, इसको जो है अगर हम लोग खर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजना जरूरी है। हालांकि मैंने कहा कि राज्य के भीतर राज्यपाल जो होता है वो आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है, लेकिन अगर कोई धनराशि निकालनी है कहां से, कॉन्टिजेंसी फंड से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वित्त विभाग को जो है एक लेटर भेजना, एक जो है पत्र भेजना, एक प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होता है। और इनके बावजूद जो है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में हो क्या रहा था कि जो आकस्मिक निधि है उसका मिसयूज हो रहा था, यानी कि दुरुपयोग हो रहा था। और इन सारे मामलों से निपटने के लिए अब नया जो है यहाँ पर आदेश ये आ रहा है कि भाई अब आपको जो है ऐसे मनचाहे ढंग से अपने मनमर्जी से जो उपयोग हो रहा है उसको तुरंत जो है बंद करना होगा। अब सवाल यह है कि आकस्मिक निधि क्या है, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भारत देश के भीतर 3 प्रकार की निधियां आती हैं। पहले हमारे पास में है आकस्मिक निधि, यानी कि दैट इज द कॉन्टिजेंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा आता है समेकित या जिसको संचित निधि कहते हैं, तो संचित या समेकित निधि आ जाती है हमारे पास में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और तीसरे पब्लिक अकाउंट, यानी कि सार्वजनिक खाते या लोक खाते होते हैं, और ये भारत के संविधान के भीतर पूछता है कि कौन से जो है संविधान के भीतर किस अनुच्छेद में है। तो सिर्फ मैं अभी कॉन्टिजेंसी की बात करूं आकस्मिक निधि की, जो भारत के संविधान के भीतर आर्टिकल 267 के में जो है मतलब लिखा गया है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो संसद जो है इसको एक निधि स्थापित करने की जो है मान्यता दी गई है, इसको जो है शक्ति दी गई है। और ये जो निधि है, इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि के नाम से जो है जाना गया है। अब ये है क्या? इट इज अ फंड, जैसा कि नाम में ही निधि लिखा हुआ है, फंड लिखा हुआ है, कोष लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसा कोष है जिसमें संसद के द्वारा पारित कानूनों के द्वारा समय समय पर जो राष्ट्र के भीतर जो है पैसा जमा हुआ है, भाई वो हम सब आप सबका पैसा जमा हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो है पैसा जमा हुआ है उसको क्या किया जाएगा, इस निधि में शामिल किया जाएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस इस जो है आकस्मिक निधि के ऊपर नियंत्रण किसका होगा, वो राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। और देश के आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर यहां से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, जितना अमाउंट राष्ट्रपति के द्वारा इस आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा, समय रहते ही उतना ही अमाउंट जो है उसमें वापस जमा भी करना होगा।
मान लो ना कि अब देखो, एक हमारा डेली खर्चा है वो तो अलग चीज़ है, एक हमने अपना जो है पिगी बैंक बना रखा है, अपना जो है गुल्लक बना रखा है, राइट। अब गुल्लक में से मान लीजिए मुझे बहुत अर्जेंट था, मैंने ताला खोला, वहाँ से निकाल दिया 1000-2000 रुपये, ठीक है, इतने तो होते हैं ना गुल्लक में, ठीक है, तो वहाँ से मैंने पैसे निकाल दिए। अब मुझे लगा कि चलो मैंने जिस प्रयोजन के लिए निकाला था वो काम हो गया, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने समय से पहले निकाल दिया। लेट करो ना, मैंने टारगेट किया था कि मैं अगले साल निकालूंगा, इससे मैंने समय से पहले निकाल दिया, तो जितना अमाउंट मैंने निकाला है उतना ही अमाउंट वापस उसमें जो है पिग बैंक में मैं डाल दूंगा। विच मीन्स कि ये जो है सिर्फ तब के लिए मैंने रखा है अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े, बहुत ज़्यादा जो है अगर आकस्मिकता हो, सडन कोई ऐसा कार्य हो, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। दिस इज अंडर आर्टिकल 267 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर साइड, जैसा मैंने कहा, दूसरा आता है संचित निधि। इसको समेकित या संचित निधि के नाम से जान सकते हो, और जो देश के भीतर की समेकित निधि है, संचित निधि है, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266(1) जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखो इसमें होता क्या है, देखो भारत सरकार की आय होती है, भारत सरकार की इनकम होती है, राइट। कहां से भारत सरकार की इनकम होगी, जरा ध्यान से समझना। भारत सरकार को रेवेन्यू आता है अलग अलग जगहों से, जैसे क्या, जैसे सीमा शुल्क आ गया है, ठीक है, यहाँ पर भाई हमारे पास में जो अलग अलग ड्यूटीज आती हैं, उसमें कस्टम ड्यूटीज भी आ सकती हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कि निर्यात कर, आयात कर, जितना भी है जीएसटी है, ठीक है, उत्पाद शुल्क है, इनकम टैक्स, आयकर है, संपत्ति के ऊपर लगने वाला संपत्ति का शुल्क है, या अदर टाइप्स ऑफ टैक्स हैं। इसके अलावा शुल्क जो है और दिए गए जो ऋण है, इनकी वसूली से जितना भी पैसा सरकार जो है प्राप्त करती है, उस सारे पैसे को कहां रख देती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि समेकित निधि में जमा कर देती है। और संसद की मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार के द्वारा जितना भी खर्च किया जाता है वो इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। अभी देखो बजट का मंथ गया है फरवरी मंथ, राइट। तो जब फरवरी मंथ में बजट प्रपोज किया गया तो वो बजट कहां से आया, खुद सोचो ना, क्या नरेंद्र मोदी घर से लाए? नहीं, या आपने सरकार ने हमसे अलग से कोई चंदा मांगा कि भाई फरवरी आने वाला है, जनवरी में निकले नरेंद्र मोदी झोला लेकर कि मैं तो ठहरा फकीर आदमी, ठीक है, तो आपसे पैसे दे दो, पैसे दे दो। नहीं, वो ऑलरेडी जो है कहीं स्टोर्ड है, वो जमा है वो पैसा, ठीक है, वो सुरक्षित है वो पैसा, और उस पैसे को जहां सुरक्षित रखा गया है वो भारत देश की समेकित निधि, दैट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब जब भी पैसा चाहिए होगा, और मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कि बजट में जो खर्चा होता है वो दो तरीके का खर्चा होता है, एक चार्ज्ड होता है, एक मेड एक्सपेंडिचर होता है, एक भारित होता है और एक जो है उस पर लागू होने वाला खर्चा होता है। तो दोनों खर्चे में से अगर कोई भी निकालना है तो उसके लिए आपको देश की संचित निधि से पैसा निकालना होगा, लेकिन प्रक्रिया समझना, उसके लिए संसद के भीतर प्रस्ताव लाना जरूरी है। प्रस्ताव अगर पास हो गया, जिसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, तो अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए तो तब जाकर जो है आप यहां से पैसा निकाल सकते हो, और इसीलिए इसका नाम ही जो है संचित निधि रखा गया। क्यों? क्योंकि जो पैसा है वो एक जगह पर संचित किया गया है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द संचित निधि और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लास्ट आते हैं हमारे पास में लोक खाते, या जिनको सार्वजनिक खाते कहते हैं, और ये भी भारत के संविधान के आर्टिकल 266(2) में है। देखो दो ही आर्टिकल में कब से कह रहा हूं आपको, दो ही आर्टिकल आपने याद रखने। यहां पर आकस्मिक निधि है, राइट, यहां पर जो है कॉन्टिजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि है, और 66(1) की बात करें और 66(2) की बात करें तो यहां पर आ गया हमारे पास में दैट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां कॉन्टिजेंसी था ना, तो यहां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि समेकित निधि, और इसी 66(2) के भीतर आ गया हमारे पास में दैट इज द पब्लिक अकाउंट्स और द लोक खाता, राइट। संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार जो है भारत सरकार के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी प्रकार के जो सार्वजनिक धन है, अन्य प्रकार के जितने भी धन है, वो जो है भारत के सार्वजनिक खाते में जो है जमा किए जाते हैं। इस आधार पर भारत के भीतर तीन प्रकार के जो है क्या है वहां पर निधियां हैं, तीन प्रकार के जो है फंड्स हैं। लेकिन मुझे उस पर अभी जाना नहीं था, राइट। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो उत्तराखंड स्टेट को लेकर चल रहा था, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को भारत देश से उत्तर प्रदेश से जो है हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो अलग हो गया था, अपने आप को जो है उत्तरांचल की एक संज्ञा मिली थी। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि इसी समय उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम वर्ष 2001 लाया गया। सुनना प्लीज ध्यान से, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं कि भारत के संविधान के भीतर जो अनुच्छेद 200 है, सिर्फ 200 की बात करें, आर्टिकल 200, इस आर्टिकल 200 के अधीन जो है राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधानसभा के द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक वर्ष 2000 पर जो है दिनांक 18 जनवरी 2001, यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है, को अनुमति प्रदान की थी, और वह जो है उत्तरांचल अधिनियम संख्या 2 यानी कि सन वर्ष 2001 के रूप में सर्व साधारण की जो है
सूचनार्थ इस अधिसूचना के द्वारा जो है इसको प्रकाशित करने का कार्य किया गया था। हमें बस ये समझना है गाइस, ध्यान से समझना, हमें बस ये समझना है कि जो उत्तराखंड में जो उत्तरांचल आकस्मिक निधि आई थी वो वर्ष 2001 की थी। समटाइम यही पूछता कि कब आई थी, 2001 में ये निधि आई थी। और जब ये निधि आई थी तो इसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 267 है, अभी मैंने कहा सेंटर के लिए 67 है, राइट, इसी 67 के जो क्लॉज 2 है यानी कि जो खंड 2 है, वहां पर लिखा गया है कि राज्यों के विधानमंडल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी जो है शक्ति दी गई है कि वह अपने अपने राज्य के लिए विधि द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है। बाय लॉ वो अपने लिए जो है कॉन्टिंजेंसी फंड का जो है एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। ये लिखा हुआ था कहां, दैट इज इन आर्टिकल 267 खंड 2। और उसी लिए जो है हमने बोला था ना कि लॉ बनाकर, विधि बनाकर, तो विधि क्या बना दिया, विधि बना दिया उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम वर्ष 2001। तो यहां से जो है हमारे पास में जो है ये पावर मिल गई कि आप क्या कर सकते हैं, आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं कि आकस्मिक निधि में क्या होगा, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर जो राज्यपाल है, इनमें जो है उत्तरांचल के जो राज्यपाल है वो वहां पर जो है पैसे को खर्च करने के लिए मान्यता दे सकते हैं। और जो ये आकस्मिक निधि होती है सिर्फ और सिर्फ वहां कार्य करेगी जहां पर हमारे पास कुछ आकस्मिक कार्य आ जाएं, ठीक है। ये था। अब एक तीसरी न्यूज की तरफ वापस आते हैं। थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये टॉपिक, ये सेगमेंट, लेकिन गाइस समझना इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज है। ये जो है कहा है वेंकट रमणी जी ने, आर वेंकट रमणी जी की तरफ से ये आया है, राइट। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अभी उत्तरांचल जो है विश्वविद्यालय जो है लॉ वाली जो यूनिवर्सिटी है यूआईटी, आप लोगों को पता है ना, वहाँ पर जो है अभी एक सम्मेलन हुआ, समारोह हुआ, जिसमें अटॉर्नी जनरल जो है देश के महान्यायवादी वेंकट रमणी जी, इनको बुलाया गया। और वेंकट रमणी जी ने उस समय जो है स्पीच देते हुए भारत के संविधान को देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है संविधान बताया है। देखो ये न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं है, मैंने इसको सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि इसमें भारत के संविधान का वर्णन हुआ और भारत के संविधान के बारे में 2-4 बेसिक्स बातें आपको होनी चाहिए। चलो संविधान स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जो ये शब्द लिखा है अटॉर्नी जनरल, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के भीतर है? 76। श्योर है? वेरी नाइस। और 76 में जो अटॉर्नी जनरल है, इसको आइडेंटिफाई करो कि है कौन वो। Who is the Attorney General of India? अब नाम मत बोलना है, नाम पता है, मतलब उनका वर्क क्या है? एडवाइस, ओके, यस वी कैन से दैट कि ही इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के सबसे बड़े जो विधि सलाहकार होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, राइट। और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेंगे? देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हीं के तो प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर ये पद चलता है, तो उनके प्रसाद पर्यंत ये पद बना रहेगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है उनको नियुक्त करेंगे देश के राष्ट्रपति जी। अच्छा, इनकी जरा क्वालिफिकेशन बताना, कौन व्यक्ति हो सकता है देश का अटॉर्नी जनरल? सीधे ये बोल दिया करो शॉर्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो, मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो एलिजिबल है टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी पे जाओगे तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली लाइन, कम से कम जो है 5 वर्षों तक किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में क्या रहा हो, एज जज रहा हो, ठीक है, किसी हाई कोर्ट में एज जज रहा हो। और दूसरी कंडीशन है कि कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में जो है एज एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बनाया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो वही क्वालिफिकेशंस कहाँ आती हैं? भारत के भीतर जो अटॉर्नी जनरल का कंसेप्ट है 76 में, उसमें आता है। और ऐसे एक लीगल एडवाइजर हेड होता है राज्य में, जिसको हम लोग नाम देते हैं एडवोकेट जनरल। एंड भारत के संविधान का आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो है संविधान का, उसके भीतर राज्यों के लिए महाअधिवक्ता का जो है बात की गई है। और महाअधिवक्ता को अपॉइंट करेगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। और महाअधिवक्ता को हटाने की भी जो जिम्मेदारी है वो राज्य के राज्यपाल की है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं किसको? अटॉर्नी जनरल को एट एनी टाइम। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मैंने इसलिए ये वाली टॉपिक उठाया है, ये वाला न्यूज उठाया, ताकि आपका जो है पॉलिटी वाला सेगमेंट वो रिवाइज हो सके, है ना। इसके लिए हम लोगों ने जो है इस पे ये कार्य करने का जो है शुरू किया था। अब सवाल इससे जुड़ता है कि जो भारत का संविधान है, अब मैं ये बेसिक्स वापस आपसे पूछूं कि भारत देश का संविधान लागू कब हुआ था? तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा ना कि भारत के देश का संविधान 2 तरीके से, आंशिक रूप से अगर पार्शियली बात करेंगे तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और जो आंशिक शब्द मैंने दिया उसमें क्या, जैसे सिटीजनशिप, भाई नागरिकता का प्रावधान पहली बार कब अपनाया गया था? 1949 में, 50 में बाद में बात है, तो नागरिकता 1949 में हम लोगों ने अपना दी। इसके अलावा थिंक कोई भी जो आपको याद आ रहा है कि हमने सिर्फ नागरिकता ही अपनाया क्या?
निर्वाचन, उस समय जो है इलेक्शन निर्वाचन हमने 1949 में ही जो है अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा थिंक एनीथिंग जो आपको लगता है कि हाँ उस समय जो है जरूरी था देश के भीतर ही आना। इंटरिम संसद, इंटरिम जो पार्लियामेंट है उसको हम लोगों ने 49 में जो है अडॉप्ट कर दिया था। तो आंशिक रूप से तो संविधान 1949 में स्टार्ट हुआ 26 नवंबर को, और पूर्ण संविधान जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया तो हर साल आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, नॉट इंडिपेंडेंट डे, राइट। तो हम लोग 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट। ये सबको पता है, गणतंत्र दिवस। और उसी गणतंत्र दिवस का इतिहास ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार संविधान के जो है जो पूर्ण संविधान था उसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। और 26 जनवरी का दिन ही क्यों था, 24 जनवरी क्यों नहीं, 25 जनवरी क्यों नहीं? उसका पीछे भी सिग्निफिकेंस बस ये था कि जिस समय 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर की जो अधिवेशन हुई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने की थी, तो उस समय नेहरू जी ठीक रात्रि के 12 बजे पहुंचे थे। कहां पर? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर जाकर जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराते हुए, तिरंगा झंडा फहराते हुए कहा कि आज से जो है आने वाला हर 26 जनवरी का जो दिन होगा वो देश का स्वाधीनता दिन होगा, देश का फ्रीडम डे होगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इस बात की, इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी का ही दिन जो है संविधान चुना था। मैं एक क्विक रिवीजन की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना जरा। अब सवाल यह है कि जो मेरे भारत देश का संविधान है इसके मेन लक्षण क्या है, क्यों हमने कहा ये सर्वश्रेष्ठ है? भाई अटॉर्नी जी ने तो ऐसे नहीं बोल दिया होगा ना कि मन किया बोल दिया सर्वश्रेष्ठ है। इसके पीछे कई सारी जो है विशेषताएं छुपी हैं। फॉर एग्जांपल भारत के संविधान की सबसे पहली विशेषता कहें तो आप लोग ये कहते हो कि भारत देश का जो संविधान है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा, पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा अथवा सबसे जो है लंबा संविधान है। और ये विशेषता ही तो है, मतलब हम लोगों ने सरकार डिक्टेट ना करे, सरकार तानाशाही ना बने, इसके लिए क्या कर दिया कि एक एक पॉइंट्स को लिखित रूप से लिखकर जो है हम लोगों ने बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। जब बना था संविधान, याद है सबको, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज देखो शेड्यूल्स की संख्या बढ़कर कितनी चली गई, 12 चली गई। तो हमारे देश का संविधान में क्विक चल रहा हूं थोड़ा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये नम्य भी है और अनम्य भी है, मतलब कठोर भी है, मुलायम भी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप जब मर्जी जैसा मर्जी संविधान में परिवर्तन कर दो ना, उसके लिए एक कठोर प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कठोर हो अमेरिका की तरह। आप जानते हैं ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो बहुत बड़ी रिजिड एक जो है प्रोसेस है। और अगर ब्रिटेन में चेंज करना है तो आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता। तो इंडिया ने कहा ना हम लोग आसानी से करेंगे ना बहुत टफ करेंगे, हम एक जो है मध्यम मार्गी अपनाते हैं और हम कुछ प्रावधान ले लेते हैं कि जो आसानी से चेंज हो जाए और कुछ लेते हैं जो कि रिजिड हो। अब ये रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मैं पॉलिटी वाले में ज़्यादा जाऊं तो वो बेहतर रहेगा ना, अभी मैं नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि नम्य भी है, नम्यता है और साथ साथ में जो है अनम्यता भी है। थोड़ा करंट के साथ ट्रेडिशनल पार्ट पे भी आ रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करना। तीसरे मेरे देश के संविधान की विशेषता बताओ गाइस क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। लेकिन कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने यही कहा था कि न्यायपालिका की इस स्वतंत्रता पर ग्रहण लगता चला जा रहा है, क्योंकि भाई एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा दल है जो लगातार दबाव डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट की या बाकी जो जुडिशियल हमारे वकील हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए कल जो है 600 से भी अधिक जो है वकीलों ने एक पेटिशन डाल दी है, एक याचिका डाल दी है CJI के पास में, चंद्रचूड़ जी के पास में, कि भाई जल्दी से कुछ ऐसा जो है सॉल्यूशन लाया जाए, कुछ ऐसा जो है हल लाया जाए जिससे ऐसे दबाव ना बने जुडिशरी के ऊपर। तो हालांकि हमारे जो है कंसेप्ट, हमारे सिद्धांत ने तो कह दिया कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने ब्रिटेन से कंसेप्ट लिया था किस चीज का, सॉरी ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप है, जुडिशरी नहीं। जुडिशरी का प्रावधान हमने कहां से लिया है? एनीथिंग? न्यायपालिका की व्यवस्था, या जो हमारे जो है न्यायपालिका होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से हम लोगों ने कहा कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, तो वो हमारे पास में जो है यहाँ प्रावधान जोड़ दिया गया। इसके अलावा हमारे पास में और क्या महत्वपूर्ण है? दैट इज द प्रोविजंस फॉर यदि इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकाल। सभी देश के पास में आपातकाल की व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में द फेलियर ऑफ द मशीन कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 में फाइनेंशियल जो है वहाँ पर इमरजेंसी की बात कर लिए। इसके अलावा क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हर देश में नहीं है, हमारे देश में, हमारे देश की विशेषता है। इसके अलावा मेजॉरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब बहुमत की सरकार का जो है वहाँ पर रूल होगा, ये भी हमारे देश की संविधान की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन,
फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन मीन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा हुआ है। अनुसूची 5 पढ़ के देखो जरा, जो हमारे देश के भीतर अनुसूची 7, सॉरी मैंने 5 बोल दिया फ्लो में, जो अनुसूची 7 है उसमें जो है स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट से एक चीज़ और याद आ गई, हमारे देश की विशेषता ये भी है कि हम लोगों ने बाकी के देश के संविधान से कुछ चीज़ें जो है ली हैं, अडॉप्ट किए। बोलने दो, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो लिखते हैं कि आपका संविधान तो उधार का थैला है, बोरोविंग्स बैग है। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं उधार में कोई अच्छी चीज़ मांग रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी अच्छे कार्य के लिए उधार मांग रहा हूं तो दैट इज नॉट फॉर अ सब्जेक्ट ऑफ शेम, उसमें जो है कोई ऐसा शर्माने वाली बात नहीं। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो तो हुआ है, लेकिन हमने अच्छे गुणों को बोरो किया। और मुझे क्यों याद आया, समवर्ती सूची हमने कहां से बोरो की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने जो है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो बोरोविंग्स बैग के रूप में भी जाना जाता है। मैं ये विशेषताएं बता रहा हूं अपने देश के संविधान की। सरकार का जो है कैबिनेट स्वरूप होना, सरकार के कैबिनेट स्वरूप का जो विशेषता है वो भारत के देश की जो है विशेषताओं में शामिल है। बाकी तो खैर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारत के संविधान की विशेषता है। इसलिए हमारे पास में वेंकट रमणी जी ने स्टेटमेंट दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व भर में सबसे महान संविधान है। अब एक और फटाफट जल्दी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आई नो टाइम हो रहा है, अभी आपका टेस्ट पेपर भी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में चर्चा में है वो है एनपीए। एनपीए को आप लोग जानते हैं, कई समय पर जो है आप लोग बैड लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। बैड लोन है, बुरा लोन नहीं है लेकिन बैड है, अभी समझते कैसे। आप जानते हैं कि आने वाले वर्ष में, आने वाला वर्ष मतलब जो अभी चल रहा है 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर, अभी आज क्या है, मार्च है, आज 31 है, नहीं आज 30 है, तो कल हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता ना 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी हम लोग अगले वर्ष जब बात करें तो आप ये मत सोचो कि 2025 की बात चल रही है ना, वित्तीय वर्ष में अगला वर्ष मतलब 1 अप्रैल। फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो वित्तीय वर्ष के लिए जो अगला वर्ष होगा, देखो लिखा ना अगला वित्त वर्ष, तो अगला वित्त वर्ष शुरू कब हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है 2024 में। अभी तो 1 अप्रैल आया नहीं, और ये चलेगा कहां तक? 31 मार्च 2025 तक। ये हुआ ना हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि अगले वित्त वर्ष, तो आप अखबार पढ़ते हुए कंफ्यूज मत करना कि 2025 से 26 की बात चल रही है, कतई नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं इस आने वाले अप्रैल 2024 से आने वाले मार्च 2025 के बीच में। तो यहां पर ये बताया गया है रिपोर्ट्स के द्वारा कि जो बैंकों का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो कम होने वाला है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि घटकर ये 2.1% के आसपास रहने वाला है। जबकि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है मतलब आज और कल का 2 दिन अभी बाकी है। तो अभी जो चल रहा है चालू वर्ष हमारे पास में, इसमें जो एनपीए था वो लगभग 2.5 से 2.7% था, या रहने की संभावना है। जब हमारे पास में रिपोर्ट्स आएंगी तो ये इस बीच में रह सकेगा। और यही कारण है कि अब हम लोगों ने कहा कि एनपीए जो है वो घटने की तरफ है। एट द एंड हमें न्यूज़ में से छांटना है, निचोड़ना है। हमारे एग्जामिनर क्या सवाल बनाएंगे, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर मैं या आप ही थोड़े ना पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर भी पढ़ रहे होंगे जिन्होंने हमारा पेपर सेट करना है। तो उनकी नज़र में जरूर होगा कि अच्छा हाईलाइटेड है आजकल एनपीए, शायद जो है एनपीए पे हम लोग सवाल बना देते हैं। अब सवाल ये था कि एनपीए क्या होता है, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। देखो नाम में लिखा है नॉन परफॉर्मिंग, मतलब ये अब परफॉर्म नहीं करने वाला। मेरी बात समझना, हालांकि जब मैं इकोनॉमिक्स आपको डिटेल्ड में बताता हूं कभी, तो वहां मैं पहले डिफाइन करता हूं आपको कि व्हाट इज एसेट एंड लायबिलिटी। 2 टर्म्स आते हैं हमारे पास में, एसेट एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब जो देनदारियां होती हैं, देनदारियां जो होती हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए कि देनदारियां और जो है असेट्स यानी कि परिसंपत्ति में क्या अंतर है। ये एक डिजिटल पैनल है ना, डिजिटल पैनल है, ये एक पेन है, ठीक है। मेरे पास में ये मेरा एक मोबाइल है जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरा कैमरा है। किसका है ये मेरा निजी है, ये मैंने खरीदा, ये मेरा है। तो दीज आर माई एसेट्स, ये मेरी एसेट्स हैं। समझ में आई? ओके होल्ड ऑन। अब मान लीजिए जब मैंने ये पैनल खरीदा तो मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि मैं इसको जो है सीधे जाऊं और बाजार से खरीद लूं। तो मैंने ऐसे में क्या किया, मैंने कहा अभिषेक आप मुझे जो है पैसे दे दीजिए। अभिषेक ने कहा ठीक है सर, मैं आपको 50,000 रुपये का समर्थन दे रहा हूं, चलिए लीजिए, बाद में जो है लौटा दीजिए। तो जो मैंने इनसे पैसा लिया दैट इज माई लायबिलिटी, वो मेरी क्या है, देनदारी है। मतलब मैंने एक समय के बाद जो है इस पर ब्याज के साथ, या अगर मतलब अच्छे संबंधित तो बिना ब्याज के इनको वापस देना है। और दूसरा जो है जो मैंने खरीद लिया, जिस पर अब मेरा जो है स्वामित्व हो गया, वो मेरा असेट हो गया। तो ऐसे बैंकिंग टर्म्स में भी तो देखो आप लोग, मान लीजिए कि मुझे जो है एक कार खरीदनी है, लेट कर लीजिए मुझे एक कार खरीदनी है, राइट। अब कार खरीदने के लिए जो है मान लीजिए मुझे 10, 12, 15 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे पास में 5 लाख है, मुझे लगा कि यार 10 लाख रुपए की नीड है, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा कि डियर बैंक मुझे आप जो है लोन दे दोगे। बैंक ने कहा ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, ठीक है, सिक्योरिटी रखिए और आप जो है ले जाइए लोन। तो मैंने बैंक से 10 लाख रुपए ले लिए, मतलब बैंक ने मुझे 10 लाख जो रुपए दिए दैट इज माई लायबिलिटी।
वो मुझे देना है, और बैंक के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बैंक ने मुझे दिया। प्रिंसिपल अमाउंट भी याद रखना, प्रिंसिपल मतलब जितना किसी व्यक्ति ने लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब होगा क्या कि भाई बैंक के साथ में मैंने जो है अनुबंध कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने ये डील कर दी कि मैं एक समय बाद आपको ये पैसा लौटा दूंगा। लेकिन पता चला कि मैंने बैंक से 10 लाख रुपया तो लिया, लेकिन बैंक को वो पैसा वापस ही नहीं किया। सर कब तक के लिए? 90 डेज। अगर 90 दिनों के भीतर मैंने नहीं इसको जो है वापस किया बैंक को, जो भी किस्त देने की दिनांक तय हुई थी उसके बाद 90 दिनों के भीतर अगर मैंने बैंक को नहीं दिया पैसा, तो आफ्टर 90 डेज वो बन जाएगा एनपीए। आप समझो क्या है एनपीए? एनपीए मतलब ग्राहकों के द्वारा जब कभी बैंक से पैसा लिया गया और उसको जो है 90 दिनों के भीतर वापस बैंक को नहीं, मतलब किस डेट के भीतर, जो डेट देने की फिक्स हुई थी उसके बाद कह रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए लिया था और कह रहे 90 दिन बाद ना, जो फिक्स डेट थी उसके बाद। तो 90 दिनों के बाद जो है वो सीधे अमाउंट क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। मतलब सरकार कहेगी कि भाई ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, सॉरी नॉट सरकार, बैंक कहेगा कि ये पैसा तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब एक चीज बताओ, बैंक लोन क्यों दे रहा है? बैंक की इनकम है ना वो। कैसे समझे? अगर इन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया तो भाई मैंने इन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिया, तो मैंने वही 50,000 रुपये जो है सलोनी को दे दिया, और सलोनी से ये डील कर लिया कि जब आप वो 50,000 मुझे वापस दोगी तो आपको उस पर जो है 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 55,000। मैंने दिया 50,000, मेरे को मिला 55,000, मैंने इनको इनके 50,000 दे दिए, 5,000 का मुनाफा हो गया। तो बैंक का भी तो ऐसे ही तो क्रेडिट्स जनरेट होता है, साख ऐसे तो बनती है बैंकों के भीतर। तो मान लो कि मैंने जो है सलोनी को पैसा दिया था और 55,000 की डील हुई थी, 50 दिया था, 55 की डील हुई, अरे 55 छोड़ो, इन्होंने 50 भी नहीं लौटाए, तो वो पैसा क्या मेरा इनकम जनरेट किया, परफॉर्म किया? नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, जो परफॉर्म ही नहीं करेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहला आता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, यानी कि अवमानक परिसंपत्तियां, विच मीन्स कि हमने जो है 90 दिनों से लेकर 90 डेज से 90 दिनों से 12 माह के भीतर जिस एनपीए को रखा जाता है उसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट या सब स्टैंडर्ड एनपीए। मतलब जब बैंक ने ये कहा कि 90 दिन हो गए पैसा नहीं आया, तो उन्होंने उसको कहाँ डाला? उन्होंने उस पैसे को डाल दिया सब स्टैंडर्ड एसेट या सब स्टैंडर्ड एनपीए में। और कब तक रहेगा वो? 1 साल तक, 12 मंथ्स तक वो बना रहेगा कि मैं 1 साल तक इंतजार करूंगा कि सलोनी जो है पैसा वापस देंगी। लेकिन इन्होंने 1 साल में नहीं दिया, तो तब क्या होगा? 1 साल बाद वो अवमानक की बजाय डाउटफुल हो जाएगा। अब मुझे जो है ये अभी तो मुझे लगा कि चलो लौटा देंगे, किसी कारणवश नहीं दिया, अब मुझे डाउट होने लग गया कि देंगे कि नहीं देंगे पैसा। इसलिए क्या होता है कि 12 महीने से, यानी कि 1 साल से 3 वर्ष तक, 3 साल तक वो जो एनपीए का पैसा रहता है वो रहता है डाउटफुल एसेट में। 3 साल तक अभी भी मुझे लगेगा कि शायद देंगे, शायद नहीं देंगे, शायद देंगे, शायद नहीं देंगे, अभी मैं डाउटफुल हूं, संदिग्ध हूं, तो वहां पर इसको रख दिया डाउट। अब मान लीजिए 3 साल का से ऊपर का समय हो गया, तो जैसे ही 3 साल से ऊपर का समय होगा, जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष से अधिक का जो समय है, तो उस पैसे को डाल दिया जाएगा कहां पर? हानि एसेट में, लॉस एसेट में। अब 3 साल तक अगर सलोनी ने पैसा नहीं दिया तो मुझे लगेगा जी मैं तो गया नुकसान में, मेरे को हानि हो गया, मेरा ये पैसा आएगा ही नहीं, तो उसको मैं डाल दूंगा हानि एसेट में। तो इसलिए हमेशा याद रखना, एनपीएस तो आप लोग पढ़ लेते हैं, बैड लोन तो पढ़ लेते हैं कि 90 दिनों के बाद का जो है 90 दिनों के बाद भी अगर बैंक को पैसा वापस नहीं मिला तो दैट इज कॉल्ड एनपीए। लेकिन एनपीए के 3 प्रकार भी होते हैं, ये भी समझ लेना। एक होता है 90 दिन से 12 महीने के भीतर, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे सब स्टैंडर्ड अवमानक। फिर एक होता है 12 महीने यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में डाउटफुल, और 3 साल के बाद समय हो गया 3 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, तो उसको हम लोग रखेंगे हानि में, लॉस एसेट में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, समटाइम्स क्या होता है कि ग्राहक उसके बाद भी पे कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। फिर उसके जो है अकाउंट में से जो है एनपीए जो लिखा होगा उसको हटा देंगे और बैंक को जो उसका भुगतान विद ब्याज जो है वो पहुंच जाएगा। ये हमारे पास में एनपीए का कंसेप्ट आया था। हालांकि मन तो कर रहा है और ज़्यादा बताऊं, लेकिन फिर वो करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है वो सीधे क्लास में कन्वर्ट हो जा रही है, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ। कुछ वन लाइनें न्यूज़ है, इन पर भी समझ लीजिए। देखो, मैंने कहा था घरों के बाहर अभी आपके लगे ना ये पाइप, नहीं, चलो आज मैं फोटो भेजूंगा अपने घर के बाहर की, ठीक है। वहाँ 1-1.5 साल पहले लग गए थे, बंजारा वाला में तो काफ़ी फैल गए हैं और अभी तक गैस नहीं आए। अब बल्कि अब ये फिर हटाएंगे, बोलेंगे अभी इसमें जंग लग गई, इसमें अभी जो है फिर से पॉलिश वॉलिश करेंगे, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। सरकार ऐसे ही काम करती है हमारी, है ना। अब
हो रही हैं घोषणाएं, चुनाव भी है पास में, खैर चलिए। गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का जो है एजेंडा तैयार कर रही है हमारी जो है गवर्नमेंट, और ये अनाउंसमेंट किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इसका मानना है कि अगले 5 वर्षों में जो है पूरा रोड मैप जो है, पूरा जो इसका रोड मैप बनाया हुआ था ये जो है तैयार होने वाला है और लगभग जो है अपने अंतिम स्वरूप की ओर है। विच मीन्स कि अब ये कह रहा है कि जो गैस आधारित इकोनॉमी है वो हमारी जो है बनने जा रही है, और इस गैस आधारित इकोनॉमी से होगा क्या कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है, जो इसकी जो है भागीदारी है, वो लगभग जो है 7% से बढ़कर अब 15% होने वाली है। अभी वर्तमान में 7% के आसपास में जो है गैस भागीदारी है इकोनॉमी में, अब वो बढ़कर जो है 15% हो जाएगी। और इस गैस पाइप को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बार बार जो है मम्मी ये ना बोले कि बेटा सिलेंडर खत्म हो गया, जरा बाहर उठा के ले आएगा या जरा सिलेंडर भरवा के आ जाएगा, वो नहीं, अब वो सिलेंडर वाला कंसेप्ट खत्म है, मतलब एलपीजी को रिप्लेस कर देंगे। तो जो ये एलपीजी है, एलपीजी क्या है, जब से मैंने 1991 का रिफॉर्म पढ़ा है तब से सबके मन में एलपीजी में पहला आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, डन। अब ये जो एलपीजी गैस है, इस एलपीजी को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे पीएनजी में। अब पीएनजी क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, पी मतलब पाइप से, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है पीएनजी की बात करें, वो पाइप्ड की बात करें हमारे पास में, ठीक है, तो पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी, तो वो पाइप्ड नेचुरल गैस के बारे में समझे, फुल फॉर्म ही पूछ लेता, उत्तराखंड स्टेट में ऐसे भी सवाल बनते हैं, तो वो क्या होगा, पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो पाइप्ड नेचुरल गैस है इसके रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी देश में मात्र जो है 1.2 करोड़ जो है वो पीएनजी कनेक्शन है, जिसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहा गया है सरकार ने कि 2030 तक इसको बढ़ाकर हम लोग 10 करोड़ कर देंगे। जो अभी 1 करोड़ 2 लाख की है ना, तो वो 1 करोड़ 2 लाख से बढ़कर कितना हो जाएगा, 10 करोड़ तक हो जाएगा। और वर्ष 2032 आते आते हम लोग जो है 12 करोड़ 5 लाख यानी कि 12.5 करोड़ जो है इतना क्या कर देंगे, इसके कनेक्शंस को जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब मंत्रालय की योजना ये कहती है कि जो पीएनजी की आपूर्ति है इसके लिए नेटवर्क जो है को कम से कम वर्ष 2025 से वर्ष 2030 के दौरान जो है बहुत तेजी से काम करने की अनिवार्यता है या आवश्यकता है, तभी जाकर होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि पूरे भारत देश में जो सीएनजी है, अच्छा एक और सीएनजी आ गया, सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। तो जो सीएनजी है, इस सीएनजी स्टेशनों की संख्या जो है 18,000 है। अब इस 18,000 के करीब जो देश में सीएनजी है उसमें मतलब इसको जो है बढ़ाया जाएगा, अभी नहीं है, ये बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में जो देश में मात्र 6,159, हालांकि ये डिजिट याद मत रखना, इसके आसपास जो है सीएनजी, अब इनको बढ़ाने की आवश्यकता है और लगभग जो है 18,000 से ऊपर जो है सीएनजी को लाया जाएगा। सीएनजी में मतलब आप जानते हैं कि ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए या इन्वायरमेंट के लिए जो है काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है। साथ में नीति आयोग जो हमारा है, नीति आयोग याद है सबको, नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था वर्ष 2015 में, जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग आया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, एक्स ऑफिशियो पीएम ही हमेशा होता है, राइट, गुड। तो नीति आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में लिखा है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो गैस की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के लिए लगभग 65 से लेकर 70 अरब डॉलर जो है इसका इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। सोचो गाइज, 65 से 70 अरब डॉलर है ना, अरब डॉलर है, तो इसमें जो है लगभग इतना हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ में जो आयात हो रहा है देश में, आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन कम है, हमारा जो है इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग क्रूड ऑयल को या कच्चा जो तेल होता है उसको जो है बनाते नहीं बल्कि खरीदते जाते हैं। अब देश में जो है जरूरत हो गई है कि इसकी खपत को बढ़ाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, एक नया कह लीजिए ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। और इस नए ड्राफ्ट के भीतर हम करेंगे क्या कि अभी तक जो हम लोग रॉ ऑयल को या जो क्रूड ऑयल है इसको जो बाहरी देशों से मंगा रहे हैं, इसको बाहरी देशों से मंगाने की बजाय हम इसकी निर्भरता कम कर दें, मतलब अपने आप पर निर्भर रहें, बाहरी देशों से निर्भरता कम कर दें। जैसे भारत अपनी जरूरत का लगभग 86% जो कच्चा तेल है वो अभी भी इंपोर्ट करता है, आयात करता है। 86% ऑफ क्रूड ऑयल जो है देश के भीतर वो हम लोग खरीद रहे हैं। सोचो जरा, खरीद रहे हैं यानी कि कितना सारा जो है हमें डिपेंड होना पड़ता है बाहरी देशों पर। और जो हमारी घरेलू जरूरत की, जो हमारे जो है कह लीजिए डोमेस्टिक यूज का जो यहाँ पर है वो 50% गैस जो है ये भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। 50% जो हमारी डोमेस्टिक गैस है यहाँ पर वो खरीदनी पड़ रही है। और इससे होगा क्या कि भाई आने वाले समय में अगर हमें जो है बढ़ोतरी करनी है तो उसके लिए जो है कुछ ऐसी परियोजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था देश के भीतर जो है वो मजबूती प्रदान करे। इसके अलावा बात करें तो देश में लगभग 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी गैस जो पाइपलाइन से ये स्थापित है, ठीक है, लगभग जो है 25,000 किलोमीटर के आसपास की लाइन जो है वो ऑलरेडी स्थापित है। और इसके बावजूद भी 11,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है उसको अभी
बिछाने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसमें यदि बात करें तो जो LNG है, LNG टर्मिनल की मौजूदा क्षमता जो है लगभग ये 4.8 करोड़ टन है, जो सालाना जो है इसे बढ़ाकर अब कितना करने की आवश्यकता है, 6.8 करोड़ टन करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं अगेन कहता हूं गाइस, अगर आपको स्टेट के लिए देखना है तो एक एक पॉइंट को रखने की जरूरत, मतलब इस डिजिट्स को, तो डिजिट्स में जो है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जान सकते हैं, पूर्ण नहीं। बाकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है ये तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन करने के लिए, वितरण करने के लिए, विपणन करने के लिए, मतलब उसके प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, उसके जो है यूज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए जो है बनाया गया क्या है, एक अथॉरिटी है, एक कह लीजिए मंत्रालय है। और जो है इसका कार्य है एनर्जी तक पहुंच बनाना, ऊर्जा पहुंच बनाना, एनर्जी में जो है दक्षता देना। दक्षता का मतलब होता है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है, तो अकाउंटेबिलिटी उस तक जो है पहुंचाना है। ऊर्जा में स्थिरता यानी कि जो है एनर्जी स्टेबिलिटी को लाना है। तो ये सारे जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी काम है, ऊर्जा की जो है सुरक्षा करना, जितने भी प्राथमिक कार्य हैं, उन सारे कार्यों की जिम्मेदारी या देखरेख जो है वो सौंपी जाती है किसको, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। तो ये इतना आप लोगों ने याद रखना है। अब ये सब होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है कुलेबा, ठीक है। तो कौन है, कुलेबा, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि कौन बा, तो बोलना है कुलेबा, ठीक है। तो कुलेबा जो है इन्होंने अभी शांति प्रस्ताव रखा है और भारत को जो है ये कहा है, आह्वान किया है कि आप हमारा समर्थन कीजिएगा। मतलब उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आप हमारा सहयोग कीजिएगा, आप हमारा जो है समर्थन कीजिएगा। और आप जानते हैं कि भारत और यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, इनके बीच में अब ये शुक्र शनि मंगल कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, इनके बीच में अभी हाल में द्विपक्षीय यानी कि बाइलैटरल जो होता है, क्षेत्रीय यानी कि रीजनल, और जो है रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जो है बातचीत शुरू हुई। रूस यूक्रेन वॉर, आप सब इसके जो है साक्षी हैं, आप सब लोगों ने जो है इसके बारे में जानकारी ली है। अभी भी चल ही रहा है, युद्ध समाप्ति की जो है और अभी है नहीं। और यहाँ पर जब भारत दौरे पर आए थे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, तो कुलेबा जी ने जो है यहाँ पर, अब इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, पूरे विश्व भर में परचम लहरा रहा है अभी हमारे जो है मंत्री साहब का। और यहाँ पर जो इनके साथ में जयशंकर जी के साथ में इन्होंने जो है बातचीत की है, दो चरणों पर जो है यहाँ पर बैठक हुई है। इस बीच जो है यूक्रेन और रूस की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 में, ठीक है, पिछले 2-2.5 सालों से लगातार जो युद्ध चला आ रहा है, इससे जो है न सिर्फ यूक्रेन, न सिर्फ जो है रशिया, बल्कि बात करें तो पूरा विश्व जो है ये जूझ रहा है किससे, इकोनॉमिक क्राइसिस से। इकोनॉमिक क्राइसिस इन द टर्म्स ऑफ दुनिया में भाई ऊर्जा की, एनर्जी की, फूड की, इन सब की जो है क्या है, क्राइसिस सामने आ रहे हैं। मतलब फूड क्राइसिस आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। आप जरा इस मैप में जो है देखो जरा कि रशिया और जो यूक्रेन वाला है, इसका लोकेशन मिल गया ना आपको, यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो ब्लैक सी के ऊपर जाओगे तो ये ब्लैक सी से लग रहा है यूक्रेन, इधर जो है रूस वाला ये पार्ट लग रहा है, ठीक है, नीचे मेडिटेरेनियन सी वाला। तो भाई ये कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्थाओं पर भी जो है गंभीर चोट पहुंचा रहा है। और साथ में यहाँ पर देखो ये जो रेड सी वाला पार्ट है, यहाँ पर भी जो है लगातार जो इजराइल और ये जॉर्डन सीरिया है, यहाँ पर भी जो है किस तरीके से गतिविधियां चली आ रही हैं, आप इसको लगातार देख भी रहे हो। तो मतलब पूरे इकोनॉमिक जो है ना स्ट्रक्चर पूरे विश्व भर का, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें चोट पहुंच रही है, कहीं ना कहीं ये जो है होने वाला है। जब इन्होंने प्रस्ताव यहां पर रखा गया है इनके द्वारा, ठीक है, कुलेबा जी के द्वारा, तो इन्होंने इस प्रस्ताव पर जो है यूक्रेन की तरफ से एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाने की जो है कोशिश की है। कह रहे हैं कि क्यों ना जो है सभी प्रमुख राष्ट्रों के जो है राष्ट्र नेता या जो भी मतलब विदेश मंत्री होंगे वो बैठते हैं एक जगह पर और शांति समझौते को जो है सामने रखते हैं। और ये शांति समझौते के साथ हो सकता है कि जो युद्ध है, इस युद्ध को जो है रोकने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुलेबा का जो है 2 दिवसीय दौरा जो है भारत में रहा था, जिसमें इन्होंने हैदराबाद के जो है हैदराबाद हाउस में जो है दोनों पक्षों के बीच में एक बैठक हुई थी। कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसकी सूचना जो है पहले आप ट्विटर के नाम से जानते हैं, अब एक्स नाम हो गया उसका, तो जो है उस पर जो है साझा की गई थी। अब महत्वपूर्ण ये ना होकर महत्वपूर्ण हमारे पास में है कि इससे पहले भी, इससे अगर हम लोग पहले चलें तो इससे पहले भी क्या हुआ था कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जापान में यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है से मिले थे, और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, तो इनसे मुलाकात करते समय जो बायलैटरल रिलेशन से जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, इन द्विपक्षीय संबंधों को जो है और मजबूत करने के लिए एक जो है सरकारी आयोग की जो है अंतर सरकारी, नॉट सरकारी, हाँ, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इसको कह सकते हैं, तो अंतर सरकारी जो है आयोग या इंटर गवर्नमेंटल जो है आयोग की स्थापना की बात की गई। और देखो अब सवाल क्या है ना गाइस, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, हमें इसमें 2 चीज उठाकर देखने हैं ट्रेडिशनली। एक तो यूक्रेन का लोकेशन, क्योंकि मैंने कहा है ना एग्जामिनर बहुत तेज है। अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड के एग्जाम्स को उठाकर देखो, वहां पर बस ये पूछा था कि इजराइल जो है वो किस देश से नहीं घिरा हुआ है या किस देश से घिरा हुआ है।
यही पूछा था। क्यों? क्योंकि भाई वहां चर्चा में चल रहा था। अभी यूक्रेन चर्चा में चल रहा है, रूस चर्चा में चल रहा है, ठीक है, सूडान चर्चा में चल रहा है, इजराइल और जॉर्डन तो खैर चर्चा के सब्जेक्ट हमेशा से रहे हैं। तो उनके आसपास आपकी नजर बनी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने, अब ऑनलाइन वालों तो खैर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने वर्ल्ड मैपिंग में एक एक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करवा रखे। जिन्होंने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी है मेरे से, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वेट करेंगे, मैं आऊँगा भविष्य में। अब यूक्रेन की अगर हम लोग पहले लोकेशन की बात करें तो जो हमारे पास में ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है, वहां देख लीजिएगा आप लोग, मैप हमारे पास में लगा यूक्रेन, वो पिंक कलर का वहां नजर आ रहा है आपको, ठीक है, रशिया के जस्ट नीचे। तो यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप में स्थित जो है एक देश है, जिसकी राजधानी जो है कीव है। कीव पर हमले की आप लोगों को जो है जानकारी पता है। और सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, जैसे रोम किस नदी के किनारे, इटली के पास में कौन सी प्रमुख नदी है, पेरिस किस नदी के किनारे, ऐसे सवाल बनते हैं, राइट। तो यही हमसे पूछेगा कि जो ये है यहाँ पर यूक्रेन, तो यूक्रेन में जो है यहाँ पर नीपर जो नदी बहती है, इस नीपर नदी के तट पर जो है स्थित है कीव शहर जो है, या ये यूक्रेन का जो पार्ट है। आप जानते हो कि जो ये यूक्रेन है, जो ये रशिया है, इसको एक टाइम में जो है यूएसएसआर के नाम से जानते थे। यानी कि ये क्या था, ये पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते थे। और पूर्व सोवियत संघ को डिसइंटीग्रेट किया गया था दिसंबर 1991 में, मतलब इसका जो है विकेंद्रीकरण, या कह लीजिए कि इसको जो है अलग किया गया था। और तब जाकर जो है रशिया मैक्सिमम वाला पार्ट ही अलग हुआ। बाकी नीचे जाओ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाला जो पार्ट है, उधर यूक्रेन की तरफ चले जाइए, हंगरी वाला ये जो पार्ट है, तो वो सारा डिसइंटीग्रेट हो गया और अलग अलग जो है इसके राज्य बट गए, ठीक है। और यहीं से हम लोग कहते हैं कि यूक्रेन जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1991 में, जिस समय ये यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गया था या अलग हो गया था। अब जैसे मैंने कहा यूक्रेन की अगर थोड़ा सा हम लोग बाउंड्रीज की बात करें तो यूक्रेन के उत्तर में जो है वो बेलारूस है। आप लोगों को एक बार चलना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन वालों को तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन जो है आप यहाँ देखो, ये यूक्रेन है, इसके जो है ऊपर देखिए उत्तर की तरफ में चलो बेलारूस है। इसके अगर हम लोग जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में चलें तो यहाँ पर पोलैंड आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो ये ऑस्ट्रिया वाला पार्ट इसका कवर हो रहा है, फिर इसके नीचे हंगरी है यहाँ पर, ठीक है। बीच में देखो मोल्डोवा है। और अगर हम लोग इसके जो है पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में है तो पूरा रशिया से जो है कवर्ड है। बाकी देखो नीचे ब्लैक सी से लगता हुआ इसका क्रीमिया आइलैंड है, राइट। और ये जो क्रीमिया आइलैंड है, क्रीमिया जो है यही तो मुद्दा था हमारे। वास्तविकता में देखें तो जो संबंध बिगड़े थे ना यूक्रेन के साथ में, वो इसी क्रीमिया मुद्दे को लेकर वर्ष 2014 में बिगड़े थे, क्योंकि रशिया ने कैप्चर कर लिया था क्रीमिया को। तो वहां से जो है हमारे संबंध जो है यूक्रेन से बीच में एक बार खराब भी हो गए थे। खैर हम अभी फिलहाल लोकेशन की बात कर रहे थे, तो इसके उत्तर में जैसा बेलारूस बताया, पूर्व दिशा में मैंने बता दिया रशिया है। इसके अलावा एजोव जो सी है, एजोव सी जो है ये भी इसके पूर्व की दिशा में आपको नजर आ जाएगा वहां पर। इसके दक्षिण में जो है ब्लैक सी, काला सागर है। दक्षिण पश्चिम में जो है मोल्डोवा सी और जो है रोमानिया जो है मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पर हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि जो है देश ये लगते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग यूक्रेन के बारे में जान सकते हैं, अगर हमें नीड है तो ही समझना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको जो है जल संधियां करवा रखी हैं, मैंने आपको जो है स्ट्रेट पढ़ा रखा है और स्ट्रेट की डेफिनेशन भी बताई थी कि जल संधि डमरू क्या होता है। जल संधि डमरू एक ऐसा नैरो सी वे है, सी पाथ है, जो बड़े ओशिनिक या जो है बड़े जो है वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को जो है सेपरेट करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पाक स्टेट की बात करूं, ज्यादा दूर क्यों जाऊं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो पाक स्टेट दो लैंड मास को अलग कर रहा है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है और जोड़ रहा है दो सागरों को। तो यहां पर जो है नीचे देखो ये इंडियन ओशन वाला गल्फ ऑफ मन्नार वाला पार्ट करें, बे ऑफ बंगाल की बात करें, दोनों इंडियन ओशन में है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल जो है इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास में जो है कंसेप्ट आता है। अब इसी समय क्या है कि जो ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन क्या करता है, दक्षिण पूर्व में जो यूक्रेन है वो कर्च जो जल डमरू है, ठीक है, कैरिच लिखा होता है, इसके द्वारा जो है रूस से क्या होता है, अलग होता है। तो ये सवाल समटाइम्स क्या होते हैं, ऐसे बनते हैं। और ये जो है एजोव सी और ब्लैक सी जो है इनको आपस में जोड़ता है, इनका काम है सागरों को जोड़ना। तो ब्लैक सी एजोव सी को जोड़ा और सेपरेट कर दिया रशिया को, किससे, दैट इज फ्रॉम द यूक्रेन। सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में जो है मान्यता दी थी। अब मैं थोड़ा इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप पे आ गया हूँ, ठीक है। फिर सुनो, ग्रुप सी लेवल के लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके टारगेट्स कुछ और हैं तो उसके लिए एक मिसलिनियस क्लास का होना जरूरी है। तो इंडिया ने जब सोवियत संघ से अलग हुआ था यूक्रेन, तो हमने समर्थन दिया था। और कीव जो है, जो राजधानी है यूक्रेन की, यहाँ पर भारत का जो है जो दूतावास है, दूतावास समझते हैं आप लोग, एम्बेसी जो है, जो भारतीय एम्बेसी है, इसको मई 1992 में जो है स्थापित किया गया था। और साथ में यूक्रेन में फरवरी 1993 में जो है नई दिल्ली में अपना मिशन जो है यूक्रेन के द्वारा शुरू भी किया गया था। इसके अलावा देखो रक्षा के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यूक्रेन जो है R-27 एयर टू एयर जो मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल जो है हमारे, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, यूक्रेन ने R-27 एयर टू एयर मिसाइलों का भी जो है निर्माण किया है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने जो SU-30
मैक आई जो है या MKI कह लीजिए 30 मैक आई जो है, ये जो लड़ाकू विमान है इनमें जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हमसे पूछता है कि हम लोगों ने R-27 एयर टू एयर मिसाइल कहां से जो है खरीदी है, तो वो हम लोगों ने खरीदी है यूक्रेन से। ऐसे हम लोग रशिया से भी चीजें खरीदते हैं वहां पर, राइट। इसके अलावा जो है भारत जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, सबसे बड़ा जो है गंतव्य भी है। हम लोग जो है काफी निर्यात करते हैं और 5वां सबसे बड़ा जो है समग्र निर्यातक के रूप में बात करें तो हम लोग मतलब यूक्रेन को काफी चीज बेचते हैं। आयात नहीं, बेचने का बात कर रहे हैं कि हम लोग निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा भारत के द्वारा यूक्रेन को जो है किया जाने वाला जो अधिकांश निर्यात है वो फार्मास्यूटिकल के संबंध में होता है। भारत जो है यहां से दवाइयां या फार्मास्यूटिकल्स जो है इसको ज्यादा यूक्रेन में क्या करता है, सप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन ने लगभग 70 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के जो है 4 समझौतों पर अभी कुछ समय पहले जो है हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए नए जो है हथियारों को लाया गया था। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो है R-27 एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो भी शामिल थी। यूक्रेन ने भारत को अपने AN-178 मध्यम परिवहन विमान, ठीक है, यानी कि जो है मीडियम ट्रांसपोर्ट जो है इसको कह लीजिए जो एयरक्राफ्ट है, इसको जो है बेचने का भी संकेत दिया। और साथ में 2009 की बात करें तो यहां पर एक समझौता हुआ था इंडिया और यूक्रेन के बीच में, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर जो फोर्स है इसके जो है AN-32 के रूप में जो है जाना गया है। तो AN-178, AN-32 एंड जो है R-27, इन सब का जो संबंध है वो इंडिया और यूक्रेन से है, यानी कि यूक्रेन से हम लोगों ने ये चीज जो है डिफेंस में लाई है। तो ये होता है नहीं, आप खुद सोचो कि हम लोग अगर सिर्फ पेपर ही पढ़ते चले जाते तो एक लाइन में पेपर पढ़ के खत्म कर देते, लेकिन उसका जो है थोड़ा सा एनालाइज आप लोगों ने चीज करना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बस आज की कुछ लास्ट 1-2 वन लाइनर्स पॉइंट्स की तरफ आगे जाने का प्रयास करना चाहूंगा, ठीक है, समय काफी हो गया एक्चुअली। इसमें है कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू जो है इसको 5 अप्रैल से जो है उत्तराखंड में क्या किया जाएगा, खेल का आरंभ किया जाएगा। न्यूज तो बस इतनी थी, छोड़ दो उसको, ठीक है। कलरीपयट्टू देख लीजिए, मार्शल आर्ट फॉर्म है और इस मार्शल आर्ट फॉर्म को जो है आप लोग देख सकते हैं। तो समिति जो है इसने कहा है कि 5 अप्रैल से जो है इसका जो है शुरुआत होने वाली है। ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास में है, सत्संग भवन के पास में सोशल बलूनी स्कूल है, वहाँ पर जो है ये होने वाला है, ठीक है। तो कलरीपयट्टू जो खेल है ये 18 से लेकर 30 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं इनके प्रशिक्षण इनको यहाँ पर दिया जाएगा। और आप लोगों ने जैसे बोला कि कलरीपयट्टू जो है वो भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट में से एक है। आप लोगों ने अगर तमिल साहित्य शिल्पाधिकरण का नाम सुना है, क्यों नहीं सुना, मैंने करवा रखा है। तो किसने लिखा था शिल्पाधिकरण? इलांगो एडिगिल ने। तो जो इलांगो एडिगिल के द्वारा शिल्पाधिकरण लिखा हुआ था उसमें भी कलरीपयट्टू के बारे में जो है जानकारी दी गई है। अभी मैं आ रहा हूं उस पर भी। खैर, तो कलरीपयट्टू भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और इसकी शुरुआत ही कहां से हुई है, दैट इज फ्रॉम द केरला। एक बात चलो सुन भी लेते हैं। कलरीपयट्टू जो है मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है जिसकी शुरुआत 3री शताब्दी BC ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है केरल में मानी जाती है। ये जो है न सिर्फ केरल तक सीमित है बल्कि केरल के अलावा तमिलनाडु, और जब कोई मार्शल आर्ट फेमस होता है तो लगभग एंटायर इंडिया की, एंटायर वर्ल्ड की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं फैलता है। लेकिन इसके प्रमुख जो केंद्र है वो केरल से ही शुरू हुआ था और धीरे धीरे जो है तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों में जो है प्रचलन में आया था। जिस स्थान पर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है, मतलब कोई भी, चाहे वो मतलब मान लीजिए खेत के पास में या नियर रिवर, जहां पर भी आयोजन होगा इसका, तो उसमें जो है उसको कलारी कहा जाता है। जिस मतलब मान लो ना कि कलारी मतलब जहां पर ये परफॉर्म हो रहा है, जिस प्लेस पर ये परफॉर्म हो रहा है वो कलारी है। और ये जो एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार के जो है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज का जो मतलब ग्राउंड है, व्यायामशाला जो है, इसका प्रतीक होता है। क्योंकि कलारी शब्द का मतलब है खलियान, जैसे हमारे खेत खलियान होते हैं, राइट। खलियान ये युद्ध का जो क्षेत्र है वो है कलरी, और कलरी शब्द जो है वो पहली बार तमिल संगम साहित्य में मिला है। और इसमें मैंने नाम भी बता दिया, शिल्पाधिकरण, उसमें पहली बार मिला है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र जो है दोनों का वर्णन करने के लिए इस शब्द को जो है प्रयोग किया जाता है, कलरी शब्द को। इसके अस्तित्व में सबसे पुरानी जो है युद्ध जो है प्रणालियों में से एक इसको माना जाता है। और जो आज के टाइम पे चाइना में ये कुंग-फू चलता है ना, वो कुंग-फू है ना, जैकी चैन टाइप के, ठीक है। तो ये जो कुंग-फू की शुरुआत मानी जाती है वो कहते हैं कि कलरीपयट्टू से ही हुई थी, है ना। एक मूवी भी बनी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जैकी चैन ने बनाई थी सोनू सूद के साथ, नहीं याद आ रहा, चलो जो भी है, उसमें इसी मार्शल आर्ट के फॉर्म्स को लेकर जो है देखा गया था। अब मैं नाम तो नहीं याद रखता हूँ, बट हाँ कभी कभी मूवीज वो याद रह जाती है ना, तो ये इसलिए जो है इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास में दून दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है, इसके पहले चरण की शुरुआत हो गई। ये आज की अंतिम खबर हम लोग इसको रखते हैं।
और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ इतना बड़ा पॉइंट है नहीं, वन लाइनर पॉइंट है कि ये जो शुरू हो रहा है दूसरा चरण पहले चरण की जो शुरुआत होगी वो मई तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो है काफ़ी समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे। इस पहले चरण में होगा क्या कि जो अक्षरधाम है दिल्ली के पास में ना, आपको पता है, तो अक्षरधाम से जो है बागपत के खेकड़ा, बागपत या खेकड़ा कहाँ है, यूपी में, उत्तराखंड में नहीं है, तो बागपत या खेकड़ा जो है यहाँ तक जो है करीब 31 जो किलोमीटर की जो है ये सेवा है, एक्सप्रेस वे की जो रेल की सेवा है, ये जो है पूरा होने जा रही है, और जिसमें लगभग 90% फीसदी जो है कार्य हो भी चुका है। जो हमारे पास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने मई के लास्ट तक बोला है कि ये जो है हम लोग पूरा कर देंगे, और इसके साथ जो है पहले चरण का काम 25 मई तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ट्रायल कार्य जो है शुरू होने के बाद इसको जो है लोगों की व्यवस्था के लिए जो है खोल दिया जाएगा, है ना। और अक्षरधाम से जो है ये लोनी होते हुए बागपत होते हुए जुड़ेगा, और यहाँ से धीरे धीरे जो है ये देहरादून या फिर कह सकते हो उत्तराखंड में जो है पूरा यहाँ पर कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक्सप्रेस वे के पहले चरण को यातायात के लिए खोले जाने से जो है पूर्वी दिल्ली के लोगों को जो है काफ़ी राहत मिलेगी, ऐसा इसका मानना है। बस हमें ये कोई याद नहीं रखना, अक्षरधाम से चलकर ये गाजियाबाद के लोनी और जो है बागपत के खेकड़ा तक पहुंचेगा, बस इस चीज़ के लिए जो है आपको याद रखना है। तो बस एक बार इतना याद रख लेना कि जो दून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है वो कहाँ से होते हुए गुजरेगा, तो लोनी से, और इसके अलावा जो है खेकड़ा, ये जो अक्षरधाम हम लोग ने बात की है, यहाँ से जो है शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए मुझे लगता है ये हमारी क्लासेस के लिए इनफ पॉइंट्स है, राइट। और क्लास के बाद अभी आप लोग करोगे अब टेस्ट पेपर, है ना, तो आप लोगों को तो ऐसे जाने देंगे नहीं, तो अभी एक क्लास का आप टेस्ट कर लीजिए, या मैं एक बार सर से डिस्कस कर लेता हूँ, अगर वो डायरेक्टली क्लास करना चाहेंगे तो सर आपकी क्लास कर लेंगे, क्योंकि सर कह रहे थे आज क्लास करनी है ना। तो अभी मैं आपको इसकी सूचना देता हूँ। कुछ पूछना है किसी ने तो बताओ, नहीं, चले तो बस आज के लिए मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूँ। बाकी की तो खैर आपको डेली अपडेट्स मैं ऑनलाइन देते चला जाऊँगा, उसको आप लोग देख लेना पक्का। पर इसको लिखना जरूर है, इसको पढ़ जरूर लेना, ऐसा ना हो जाए कि बस सुन लिया और ख़त्म हो गया ना।